नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। देश के 13 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तरों पर छापेमारी हुई। पीएफआई पर अब तक का यह सबसे बड़ा एक्शन है। पूरी छापेमारी के दौरान अब तक 106 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा सलाम और दिल्ली पीएफआई के अध्यक्ष परवेज अहमद को भी गिरफ्तार किया गया है। एजेंसियों ने कार्रवाई टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के आरोप में की है। पीएफआई पर आज हुई कार्रवाई पैन इंडिया कार्रवाई है। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर तरफ के राज्यों में आज एक साथ एक्शन हुआ। कार्रवाई सुबह 1 बजे शुरू हुई, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। देर रात सुपर सीनियर अफसरों की टीम की निगरानी में पूरे देश में एक्शन शुरू किया गया, जिसमें पीएफआई के स्लीपर सेल से लेकर हाई कमान तक सबके खिलाफ गिरफ्तारी की मुहिम चली। गृह मंत्री अमित शाह को इसकी पूरी ब्रीफिंग की गई। आज हुए एक्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अजीत डोभाल खुद आज की कार्रवाई में एक्टिव थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएफआई किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने वाली थी, जिसकी भनक सुरक्षा एजेंसियों को लग गई थी। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की गई थी। ये नीतीश बाबू, ये लालू बाबू, लालू यादव, ये लोग, नीतीश जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति में कभी लालू जी सिम्मी को, लोग कहते हैं कि सिम्मी पर जब बैन हुआ तो सिम्मी को बंद करके पीएफआई बनाया। तो ये सिम्मी को जब बंद हुआ था उसमें लालू यादव का राज था। आरएसएस का एजेंडा अभी हिडन नहीं है, पहले हिडन था। अभी आरएसएस का एजेंडा हिडन नहीं है, आरएसएस का एजेंडा ओपन है। इस ओपन एंटी मुस्लिम एजेंडा को आरएसएस लेके गई है और उस एंटी मुस्लिम एजेंडा को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पीएफआई पर ताबड़तोड़ कार्रवाई आज देखने को मिली है। ठिकानों पर छापेमारी हुई है, 106 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसी पर विरोध भी अब शुरू हो गया है। चर्चा करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ अजय आलोक जी हैं, चर्चा में राजनीतिक विशेषक। इसके अलावा हमारे साथ सैयद रिजवान अहमद वकील हैं। इसके साथ साथ बीएम कामले, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसडीपीआई, और अतीक उर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत बीएम कामले साहब आपसे कर रही हूं। पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी हुई, 106 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, आरोप लगा टेरर फंडिंग का। आपत्ति किस बात को लेकर है? हमें आपत्ति इस बात पर है कि देश में जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कार्रवाई चल रही है सरकार के माध्यम से, एजेंसियों का सहारा लेकर, और जो लोग इस देश के गरीब, आदिवासी, अछूत और पिछड़े वर्ग के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको संगठित करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के विरोध में भारत में ईडी के माध्यम से, एनआईए के माध्यम से, आईटी डिपार्टमेंट के
माध्यम से डराने का काम किया जा रहा है। कामले साहब, मुझे समझाइए ये PFI अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? मुझे समझाइए अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? अगर किसी संस्था पर ये आरोप लग रहे हैं और देश में हुई बड़ी बड़ी हिंसाओं में, सुनिए एक मिनट कामले साहब, देश में हुई बड़ी बड़ी हिंसा में अगर पीएफआई संगठन का नाम आता है तो उस पर एनआईए की कार्रवाई को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे कह सकते हैं सर? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है। जैसे कि किसी के ऊपर भी कार्रवाई करने के पहले आपके पास में ठोस सबूत चाहिए। कामले साहब एक सेकंड सर, कामले साहब अपनी बात को आप पूरा करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अरे सुन तो लीजिए साहब, सुन लीजिए, अपनी बात रखते रहिएगा। आप अपना फोन जरा दूर कर लीजिए सर। विरोध में, उनके नीतियों के कामले जी, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? विरोध में जो बात करते हैं कामले जी बताते रहिएगा। एक बात मेरी सुन तो लीजिए, अपने फोन को जरा सर थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए अपने फोन को सर। बिल्कुल, अब आप जवाब दीजिए। अब आप बताइए कि आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल का तो झंडा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जिस संस्था पर आरोप लगते हैं देश में बड़ी बड़ी हिंसा को भड़काने के, उस संस्था पर हुई कार्रवाई को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे बता सकते हैं? क्या आधार है? देखिए, जो कार्रवाई कर रहे हैं वो लोग तो आरोप लगाना जायज है। जिनके विरोध में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान के समर्थन में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भूख से आजादी और खौफ से आजादी, ये हमारा स्लोगन है। और जो लोग इस देश में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की। अरे कामले जी, मैं उस लड़ाई को लेकर सवाल नहीं पूछ रही हूँ, आप पहले क्लियर करिए। मैं उस लड़ाई को लेकर आपसे सवाल नहीं पूछ रही। वो पीएफआई जिस पर गंभीर आरोप लगते हैं, चाहे शाहीन बाग में हिंसा हो, चाहे हाथरस में हिंसा हो, कानपुर में हिंसा हो, खरगोन में हिंसा हो, जितनी भी बड़ी हिंसा इस देश में होती है, पीएफआई का नाम सामने आता है। ऐसे में उन पर कार्रवाई करना, उन पर छापेमारी करना, उनके ठिकानों पर जाना कहां से गलत हो गया कामले साहब? देखिए मैडम, इस देश में संविधान के समर्थन में और के समर्थन में लड़ना, ये वर्तमान में देश विरोधी काम हो गया है। और देश के लिए वही काम होता है जो भारत सरकार, जो वर्तमान में है भारतीय जनता पार्टी, वो जितनी भी गलत कामें कर रही है उसको यदि समर्थन देते हैं तो वो देशहित का काम है। चलिए सर, पता नहीं कौन सा देशहित आप मुझे समझा रहे हैं सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा देशहित है और आपके लिहाज से अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए सर, ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई मेरे पास। बाकी मेहमान है सर, सैयद रिजवान जी। जिस जानकारी हो गया सर, हो गया सर, आ गई आपकी बात, मैं समझ गई। आप बहुत पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, वो बात अलग है कि आपके नाम, आपके पीएफआई के नाम बड़ी बड़ी हिंसाओं में आते हैं। सैयद रिजवान जी, आपने सुना बीएम कामले साहब को। ऐसा क्यों हो गया है देश में कि पॉलिटिकल पार्टीज तो छोड़ दीजिए, अगर किसी संगठन पर भी कोई एजेंसी छापेमारी करती है तो इसे भी राजनीति से जोड़ दिया जाता है, इसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया जाता है? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। प्राची जी, आपको तो जवाब नहीं मिला। मैं चाह रहा था ये जवाब पब्लिक के सामने आ जाए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हुआ। मतलब मुझे समझ ही नहीं पा रहा इस बात को मैं काउंटर कैसे करूं। मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो ये बता रहे हैं, अरे आरएसएस की टीम ने छापेमारी की है, बजरंग दल की टीम ने छापेमारी की है, अरे भाई ईडी ने की है, एनआईए ने की है, अब उसकी छापेमारी को भी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देंगे। देखिए, हम इतना तो कह सकते हैं कि ये छापेमारी नहीं होनी चाहिए थी, कुछ भी नहीं होनी चाहिए थी, सबूत का अभाव है, लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता, पहली बात। दूसरी बात, हां, अगर आरएसएस की किसी व्यक्तिगत टीम ने या बजरंग दल की टीम ने की होती तो बात अलग थी। दूसरी बात, ये महाशय कैसे कह रहे हैं कि सबूतों का अभाव है, बिना सबूतों के छापेमारी हुई है? देखिए, छापेमारी एज अ लॉयर मैं आपको बताऊं, किसी इन्वेस्टिगेशन का अंत नहीं होता। ये एक इन्वेस्टिगेशन का प्रथम दृष्टिया सबूत मिलने के बाद छापेमारी सेकंड स्टेज में आती है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। तो ये जो छापेमारी है ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी एनआईए ने ये नहीं कहा है कि 70 आतंकवादी पकड़ लिए गए, एनआईए ने यह भी नहीं कहा है कि 70, 80, 100
देश विरोधी लोग पकड़ लिए गए, ये नहीं कहा है। अभी ये एक राउंड ऑफ है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मनी ट्रेल है, ट्रांजैक्शंस हैं, मनी का हवाला है, यूसेज है, ये सब इन्वेस्टिगेशन में आएगा। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात तो कामले साहब कर रहे हैं, ये कह के कि ये रेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कामले साहब, आप जो भी हैं, मैं आपको नहीं जानता, पर आर्गुमेंट नेशनल टीवी पे थोड़ा बेहतर करना चाहिए ताकि जनता कुछ सीखे। इतना हास्यपद और बचकाना आर्गुमेंट एक अधेड़ उम्र के एक नेता को नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता। कामले साहब, मान्यवर मेरी बात सुनिए, मान्यवर मेरी बात सुनिए है। देश में जो सुनिए मेरी बात, मैं कौन हूं आप मुझे नहीं जानते होंगे। भारत के वो लोग मुझे जानते हैं जो इस हित के लिए और संविधान के लिए काम करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के माध्यम कामले साहब, आपकी बात का रिपीटेशन हो रहा है सर, आपकी बात का रिपीटेशन हो रहा है। मैं सुन चुकी हूं सर आपकी बात, मैं सुन चुकी हूं आपकी बात, मैं सुन चुकी हूँ आपकी बात, मैं सुन चुकी हूँ सर। आपको अंतर ही नहीं पता कि कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है और कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर है, आपको पता ही नहीं है सर। और आप बात करते हैं देश के संविधान की, आप बात करते हैं गरीब तबके की। आ गई आपकी बात, जल्दी से सर पूरा करिए रिजवान अहमद जी। हो गई सर आपकी बात, आ गई। हाँ प्राची जी, एक तकिया कलाम सा बन गया है, एक तकिया कलाम सा बन गया है प्राची जी, शोषित, दलित, अल्पसंख्यक और ये जय भीम वाले। अभी लखीमपुर में एक दलित लड़की को नाम लेके बोलूंगा, 6 मुसलमानों ने बलात्कार करके मार दिया। ये सारी जय भीम करने वाली जो संस्था है, चाहे AIMIM हो चाहे PFI हो, जहां इन्होंने देखा कि मारने वाले और बलात्कार करने वाले मुसलमान थे, कोई लखीमपुर गया? कोई नहीं गया। सिर्फ टीवी पर बैठ के दलित मुस्लिम शोषित का ड्रामा करते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए सर, इस पर भी मैं जवाब लूंगी, अतीकुर रहमान साहब के पास भी मैं जाऊंगी। लेकिन अजय आलोक जी, आ गई कामले साहब, मेरे साथ और भी मेहमान है, मैं जरा उनसे बात कर लूं, फिर मैं आऊंगी आपके पास। जब मैं आपसे सवाल पूछती हूं तो उसका जवाब तो आप देते नहीं है, बाकी लोगों के बीच में इंटरप्ट करते हैं। अजय आलोक जी, पीएफआई को लेकर जब इतना सब कुछ मिलता है, बार बार उसका नाम आता है, पीएफआई को लेकर बार बार छापेमारी होती है, NIA कार्रवाई करती है, उसके बावजूद ये संस्था अभी तक इस देश में बैन नहीं हो पा रही है, कारण क्या है? क्या लगता है आपको? देखिए, पीएफआई पे कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये पिछले 10 साल से चल रहा है। पीएफआई को बैन करने की मांग अलग अलग राज्य सरकारें करते रहती हैं, लेकिन बैन करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसपे केंद्र सरकार को बिल्कुल सेटिस्फाई होना चाहिए, नहीं तो कल को वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो जाएगा तो बैन अपने आप हटता है। और इसीलिए विस्तृत तैयारी करने के बाद आज NIA ने एक साथ इतने जगह पे रेड की और 106 लोगों को उठाया। अब उसके बाद एक करुण वंदना जो निकाल रहे हैं कामले साहब, SDPI के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं आपको बता दूं प्राची जी कि SDPI और PFI दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इनसे कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि ये खुश होंगे? इनसे जरा पूछिए कि पटना में अभी NIA ने जब छापेमारी की थी, अतर मोहम्मद नाम का एक लड़का जो पहले सिमी का एक्टिव सदस्य था, वो अरेस्ट हुआ, और मोहम्मद जलालुद्दीन जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर था झारखंड पुलिस का, वो SDPI का एजेंट था, उसके पास आई कार्ड निकले, कोर्ट में उसको NIA ने पेश किया, कोर्ट ने उसकी जमानत तक देने से मना कर दिया, और अभी बिल्कुल उस पर आतंकवादियों की धारा लगा के उसी से इन्वेस्टिगेशन, और उसी ने काफी राज उगले हैं। और प्लस एक इन्हीं का SDPI का सदस्य जो हैदराबाद निजामाबाद में था पकड़ा गया, उसने राज उगले हैं, उन्हीं के बेसिस पे छापेमारी हुई है। सवाल ये उठता है कि ये स्लीपिंग सेल्स की तरह एक्ट करते हैं कामले साहब जैसे लोग। देश में इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल हर तरफ से फैला हुआ है और उसको कहीं से भी डिफेंड करना, और मुझे तो आज ये आश्चर्य लग रहा है कि हमारे एक भी राजनीतिक दल ने NIA का समर्थन नहीं किया कि नहीं NIA ने अच्छा काम किया, उनकी पीठ नहीं ठोकी। और कहने को सब राष्ट्र बचाते हैं, सब संविधान बचाते हैं, तो इनकी डुप्लीकेसी और इनकी हिपोक्रेसी यहीं पे देखी जा सकती है कि कितने राष्ट्र के प्रति संवेदनशील हैं। अरे अभी तक जैसे वकील साहब ने कहा, किसी ने किसी को टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया है। आपको टेरर फंडिंग के मामले में चूंकि आप उस पोजीशन पे हैं, आप कैश हैंडलिंग करते हैं, आपको अरेस्ट किया गया, आपसे पूछताछ की जाएगी, और अगर आप दोषी निकलेंगे तो निश्चित तौर पे आप पे केस चलेगा। और PFI बहुत जगहों पे दोषी पाई जा चुकी है। अब तो प्लान B तक एक्टिवेट हो गया है कि इनको शक हो गया था कि PFI को बैन कर दिया जाएगा, इसलिए
मल्टीपल अलग अलग संगठन इन्होंने खड़े किए हुए हैं, उनको भी बैन करने की तैयारी की जाएगी। तो इसलिए जो भी हो रहा है मुझे लगता है इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत अच्छा है, सारे देश को इसका स्वागत करना चाहिए। चलिए ठीक है। अतीकुर रहमान जी, अजय आलोक जी ने एक बात कही कि पूरे देश को एनआईए की इस कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए। सर, आप स्वागत करेंगे क्या पीएफआई पर जो ये कार्रवाई और छापेमारी की है एनआईए ने इसका? अतीकुर रहमान जी। मैं जरूर प्राची जी स्वागत करता। अगर 3-4 साल पहले एनआईए को हादिया केस में कामयाबी मिल गई होती, इसी एनआईए को और दूसरे मामलात के अंदर कामयाबी मिल गई होती। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहां पर एनआईए ने सेंट्रल गवर्नमेंट के दबाव में कार्रवाई की, एक प्रोपेगेंडा चलाया, एंटी मुस्लिम प्रो हिंदुत्व प्रोपेगेंडा चलाने के बाद में नफरत फैलाई और हाथ कुछ नहीं लगा। अजय आलोक जी की एक बात से पूरी तरह से मैं सहमत हूं कि जब तक ठोस सबूत पेश नहीं करती है एनआईए, इनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी कोर्ट के अंदर साबित नहीं होगा, ना कोई बैन लगेगा, लेकिन अवश्य फायदा बीजेपी और हिंदुत्व परिवार को अवश्य पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा प्राची जी? इसीलिए पहुंचेगा कि ये जो ग्राउंड तैयार करते हैं ये नफरत का ग्राउंड है। कोई हिंदू और कोई मुसलमान, प्राची जी बात को नोट करिएगा, कोई हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को जोड़ना पसंद नहीं करता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या आईपीसी के वायलेशन में लिप्त हो। जब तक कि पीएफआई, एसडीपीआई और ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल, जब तक कि वो कार्यकारी हैं, जब तक कि वो अपना कार्य कर रहे हैं, हर हिंदुस्तानी को उसका मेंबर बनने का हक है। नहीं, मुझे अतीकुर रहमान जी ये समझ में नहीं आता कि जब मामला देश से जुड़ा हुआ है। सुनिए अतीकुर रहमान, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। बिल्कुल अतीकुर रहमान जी, मैं आपकी बात सुन रही हूं, लेकिन सर मुझे ना आपकी बात समझ में नहीं आ रही, और समझ में क्यों नहीं आ रही है कि इसमें भी आपको प्रो हिंदुज्म, एंटी मुस्लिम ढूंढ लेना, ये कहां तक जायज है? सर, ये देश का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। आपने देखा नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी 18 तारीख को छापेमारी की थी एनआईए ने। कराटे सिखाने की आड़ में उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी दंगा भड़काने की, हथियार बरामद किए हैं। आप कैसे कह देंगे कि ये कार्रवाई जायज नहीं है और किसी प्रकार का कोई एजेंडा चलाया जा रहा है केंद्रीय जांच एजेंसी की तरफ से? बहुत अच्छा सवाल है प्राची जी आपका, प्लीज जवाब पूरा होने दीजिए। आपने कहा कि पीएफआई के मेंबर्स को कराटे की ट्रेनिंग देते हुए पकड़ा गया और उनके ऊपर कार्रवाई की गई। कोई मुझे बताएगा कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे कराटे स्कूल्स और क्लासेस चलती हैं, क्या कराटे सिखाना? कराटे नहीं सर, आपने गलत सुन लिया। कराटे की आड़ में, आप पहले सवाल ठीक से सुनिए, कराटे की आड़ में दंगा भड़काने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। मुझे तो नहीं लगता सर कि जहां कराटे सिखाए जाते हैं वहां पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग कोई दे दे। अगर ऐसा हो और उस पर कार्रवाई ना हो तो यह भी मेरी समझ से परे है। आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया प्राची जी, अच्छा हुआ आपने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि कराटे सिखाने की आड़ में। अब अगर मैं कहूं कि लाठी सिखाने की आड़ में आरएसएस शाखाओं के अंदर कहने से नहीं होता ना। अरे अतीकुर रहमान साहब, कहने से थोड़ी ना होता है, कहने से थोड़ी ना होता है। कोई भी जांच एजेंसी ऐसे ही तो नहीं चली जाती। अभी रिजवान साहब भी समझा रहे थे, अभी रिजवान साहब भी समझा रहे थे कि कहने से थोड़ी ना हो जाता है, पहले पूरा एक प्रोसीजर होता है सर, उसके बाद एनआईए छापेमारी करती है। खैर, एहसन श्रीवास्तव जी मुझे बेहतर समझाएंगे। एहसन श्रीवास्तव जी, पूर्व सीपी दिल्ली पुलिस, हमारे साथ है। मैं आ रही हूं अजय आलोक जी आपके पास। पूरी नहीं की है प्राची जी। सर, आपकी बात मैं पूरी आपको करने देती अगर आप सही दिशा में जा रहे होते। आप सही दिशा में नहीं जा रहे सर। एक बात को दूसरी बात से अगर आप कंपेयर करने लग जाएंगे तो फिर मैं आपको आपकी बात पूरी नहीं करने दूंगी। बाकी मेहमान भी है मेरे पास। एहसन श्रीवास्तव जी, आप मुझे बताइए सर, जिस तरीके की बात यहाँ पर अतीकुर रहमान साहब कर रहे थे कि ट्रेनिंग लाठी के आड़ में भी दी जाती है, एनआईए जो है वो विंडिक्टिव कार्रवाई कर रही है, ये सर ऐसे ही हो जाती है क्या छापेमार कार्रवाई कहीं पर? चलिए, एहसन श्रीवास्तव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मैं रिजवान साहब आपके पास आऊंगे। आप बातें सुन रहे थे, किस तरीके का आधार बता रहे थे अतीकुर रहमान साहब और कैसे कंपैरिजन कर रहे थे, और शुरुआत में ही उन्होंने बोल दिया है कि ये तो प्रो हिंदुज्म का एजेंडा है जो अब एनआईए के थ्रू देश में किया जा रहा है। जी जी जी, देखिए प्राची जी, आप लोग जो एक बहुत देश की जनता के साथ गलत करते हैं कि आपने एक अतीकुर रहमान जैसे शख्स को, एक प्रोफेसर अतीकुर रहमान, एक पढ़ा लिखा मुसलमान,
एक इंटेलेक्चुअल मुसलमान बना के बिठा दिया। अरे इससे अच्छा तो कोई सड़क से कोई बिल्कुल ही अनपढ़ मौलाना, कोई सड़क बिल्कुल रिक्शे वाला, ऑटो वाला, उसका भी इंटेलेक्चुअल लेवल इनसे ज्यादा होगा। मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं, मैं वास्तव में बता रहा हूं। आपने इनकी बातें सुनी प्राची? ये कह रहे हैं पीएफआई के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड ये शख्स बोल रहा है विच अमाउंट्स ए क्रिमिनलिटी, विच अमाउंट्स एन एफआईआर, दैट एजेंसी एनआईए की तरह की एजेंसी एंटी मुस्लिम प्रो हिंदू गवर्नमेंट के लिए एजेंडा चला रही है। ये सेंटेंस अपने आप में एक वायलेशन ऑफ लॉ है, जिसके अगेंस्ट इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। यानी ये शख्स आज एनआईए को कटघरे में खड़ा कर रहा है और पीएफआई को क्लीन चिट दे रहा है। कैन यू इमेजिन इनकी ऑडेसिटी और इनका पागलपन और इनकी जहालत। और जब मैं इनको बोलता हूं ये लोग मुझे गालियां देते हैं। ठीक है, मैं अगर एहसन श्रीवास्तव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? एहसन श्रीवास्तव जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि तमाम तरीके के आरोप एनआईए पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन एक जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी जिसका काम है एंटी नेशनल एक्टिविटीज को देखना, उस पर कार्रवाई करना, एक ऐसी एजेंसी को यह कह देना कि एक विंडिक्टिव एजेंडा यहां पर सेट किया जा रहा है, ऐसी चली जाती है सर क्या कोई टीम कार्रवाई करने के लिए? ये बहुत हास्यास्पद है कि इस प्रकार की एलिगेशन लगाई जा रही हैं। एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जिसने सर्च और रेड्स किए हैं। अभी इनको मौका देना चाहिए ताकि ये अपनी सर्च और रेड्स के बाद जो कुछ भी उससे रिजल्ट्स निकलते हैं वो सामने ले आए। और जैसा कि आप जानते हैं इस प्रकार की सर्च रेड्स के में काफ़ी समय लगता है और उस पर जो ट्रुथ पे आने पे समय लगता है। तो इस समय जबकि रेड्स अभी हुई हैं और इसी समय इस प्रकार के एलिगेशन लगाते हैं, ये शो करता है कि ये बिल्कुल गैर जिम्मेदार बातें कर रहे हैं। ठीक, गैर जिम्मेदार बात कर रहे हैं। कामले साहब, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, एक तरफ एसडीपीआई और पीएफआई को आप लोग अलग करते नहीं थकते हैं, बार बार आप ये कहते हैं कि एसडीपीआई और पीएफआई दो अलग अलग संस्थाएं हैं, दोनों का आपस में कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन किसी एक भी संगठन पर अगर कार्रवाई होती है तो दूसरे के मुंह से उफ जरूर निकलती है सर, जैसा इस केस में हो रहा है। देखिए, एसडीपीआई जो है ये एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी का पहला एजेंडा ये होता है कि देश में जिसके भी ऊपर अन्याय होता है उसके विरोध में आवाज उठाए, चाहे वो कोई भी हो। पीएफआई के लोगों को गलत तरीके से सरकार के इशारों पर डराने के लिए और समाज में एक डर पैदा करने के लिए यदि उनको अरेस्ट किया जाता है और एक पोलराइजेशन करने के लिए, एक नफरत फैलाने के लिए और राजनीतिक फायदा लेने के लिए यदि उनको अरेस्ट किया जाता है तो इसका विरोध क्या राजनीतिक फायदा है? अभी सुनिए कामले साहब, सुनिए कामले साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए। एक तो पहली बात ये कि आपने कहा आप राजनीतिक पार्टी हैं और आपको बड़ी चिंता है इस देश की। सर, चिंता ऐसे जाहिर नहीं होती है जैसे आप जाहिर कर रहे हैं। पीएफआई का नाम मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता सकती हूँ किस किस बड़ी घटना में सामने आया है, कई बार सबूत भी मिले हैं, कई बार गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ये कैसा देश की चिंता है आपको? ऐसे करेंगे आप चिंता कि जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं आप उनको संरक्षण देंगे? इस प्राची जी, इस देश में जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, मैं आपको अभी नाम पढ़ा दूं। डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े अभी जेल में है, रावाराव जेल में है, तिस्ता सेटलवाड़ जेल में थी और ये सारे लोग जो है इसमें और आगे जाकर पीएफआई पर बात करिए। कामले साहब, पीएफआई पर बात करिए। प्राची जी मेरा सुनो, पीएफआई पर बात करिए। प्राची जी मेरा सुनो, प्राची जी मेरा सुनो। पहले इस देश में पीएफआई पर बात करिए सर। जब कलबुर्गी की हत्या हुई, गौरी लंकेश की हत्या हुई, इन लोग और कई लोगों की हत्या हुई,
इनके बारे में कभी डिबेट नहीं लिया गया। अरे कामले साहब, आप यहाँ बैठकर ये तो और डिसाइड हर नहीं करेंगे कि सोशल डिबेट किस पर लेना है, किस पर नहीं लेना है, फिर आप कहेंगे कि मैं आपको सुन नहीं रही हूँ। अरे सर, फिजूल की बातें करके मेरे डिबेट को अगर आप डीरेल करेंगे तो मैं कैसे सुन लूंगी? पीएफआई पर जवाब दीजिए ना आप मुझे। अरे सर, पीएफआई पर जवाब दीजिए मुझे, कैसे डिफेंड कर रहे हैं आप पीएफआई को? आप तो अलग संस्था है ना, आप तो अलग संस्था है ना पीएफआई से। हो जाने दीजिए कार्रवाई, सच सामने आने दीजिए। एसडीपीआई के बारे में जवाब दे रहा हूं। वो सारी देश की सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिनके कार्यकर्ताओं को जेल में डाला, उनके ऊपर कभी चर्चा किया है आपने? ठीक है, मुझे लगता है कामले साहब आप पीएफआई पर मुझे जवाब नहीं देंगे। आप मुझे पीएफआई पर जवाब नहीं देंगे। अजय आलोक जी, आपको समझ में नहीं आ रहा? अजय आलोक जी, मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, रुकिए सर, रुकिए कामले साहब। अजय आलोक जी, मुझे शायद समझ में नहीं आ रहा जो बातें कामले साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आया हो सर तो जरा बताइए, क्या मतलब निकालें इन बातों का हम? फैलाने का काम कर रहे हो चर्चा के माध्यम से। प्राची जी, कामले साहब एक मिनट, एक बात, कामले साहब एक बात का जवाब देंगे? मैं बात कर रहा हूं। कामले साहब एक बात का जवाब देंगे? बोलिए। इस देश की न्यायालय पे भरोसा है ना आपको? हाँ या ना? इस देश की न्यायालय पे भरोसा है ना? देखिए, आप जो सवाल कर रहे हैं ना, तो है या नहीं? हाँ या ना में बोलिए ना बस। जजमेंट 5 साल में दिए, उसका अभ्यास कीजिए। अरे हाँ या ना में बोलिए ना, इतना लंबा बोलने की क्या जरूरत है? मैं हाँ या नहीं, मैं देश की न्यायालय पे भरोसा है ना? मेरे मुंह से हाँ या ना निकलवाने के बजाय आप 5 साल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो केसेस चले हैं, देश की न्यायालय पे भरोसा है या नहीं? हाँ या ना? के विरोध में या समर्थन में सुप्रीम और हाई कोर्ट में क्या जजमेंट? अब प्राची जी, इनकी आवाज जरा बंद कर देंगी तो मैं कुछ बोलूं इनको। सवाल पूछिए। ठीक है, कामले साहब एक सेकंड बोलने दीजिए उनको। आप हाँ ना में तो जवाब नहीं दे रहे। अजय आलोक जी, मैं अज्यूम करता हूं कि इन्होंने हाँ में बोला क्योंकि ये राजनीतिक दल हैं तो देश की न्यायालय पे भरोसा करते होंगे। तो जस्टिस के हरिपाल, केरला हाई कोर्ट, 15 मई 2022, उन्होंने सीधा कहा आपकी पार्टी के बारे में, एसडीपीआई और पीएफआई दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये अभी तक बैन नहीं हुए। तो उनकी बात मानेंगे आप? यही मैं आपको कह रहा हूं। बिना मतलब का आप बोले जा रहे हैं। देश भर में जितनी टेररिस्ट घटनाएं हो रही हैं सब में पीएफआई का नाम आता है, उसके बाद बेशर्मों की तरह आप बोले जा रहे हैं। तीस्ता सी तलवार का नाम ले रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं? अरे अपना घर देखिए, टोटल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग स्लीपर सेल की तरह बिहेव करते हैं। बात मत कीजिए आप। देश की भी चिंता नहीं है आपको? देश की भी चिंता नहीं है तो बोल दिया ना। कोर्ट ने साफ बोला, केरला हाई कोर्ट के जज ने, नाम भी बोल रहा हूं, के हरिपाल साहब, के एसडीपीआई और पीएफआई दोनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान में रखना। शर्म कीजिए, आपको भी बैन करना चाहिए। चुनाव आयोग में हम लोग लिखित देंगे कि ऐसे ऐसे राजनीतिक दलों को भी बैन करना चाहिए। चलिए ठीक है कामले साहब, अपने शब्दों को जरा ध्यान दीजिएगा सर। जो आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जरा आपको देश की चिंता है, देश के कल्चर की चिंता है, तो आप उस राष्ट्रहित का ध्यान रखते हुए सर अपने शब्दों का जो चयन कर रहे हैं उसका प्लीज सर थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाँ, देश खतरे में है, आप बचाइए सर। और कैसे बचा रहे हैं मुझे दिख रहा है। अतीकुर रहमान साहब मेरे साथ आ गए फिर से। अतीकुर रहमान जी, जो आपने बातें कही थी उस पर मेरे जो बाकी पैनलिस्ट हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि हास्यास्पद लगता है कि आप बिना सबूत के आप दूसरे पक्ष को तो कह देते हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जहां जहां पर सबूत मिलते हैं, जैसा मैं पीएफआई का जिक्र कर रही हूँ, उससे आप साफ तौर पर क्लीन चिट देते हुए नजर आते हैं। ये दोहरापन क्यों है? प्राची जी, मैंने अपनी बात शुरू की इस बात से कि कोई हिंदुस्तान का ना हिंदू ना मुसलमान किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना या सपोर्ट करना पसंद नहीं करेगा जो किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी में बिलीव करती हो। अब बताइए मैं कहां से क्लीन चिट दे रहा हूं पीएफआई को? सवाल यहां पर यह है, जैसा कि अजय आलोक जी ने भी कहा कि अब तक के पीएफआई के सिर्फ अरेस्ट हुए हैं, उनको आतंकवाद से एनआईए ने नहीं जोड़ा है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, जब तक कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा, इससे पहले भी हमने देखा हादिया के मामले में और दूसरे मामलों में पीएफआई के खिलाफ एनआईए जब कभी जांच करती है, प्रोपेगेंडा हमारे टीवी चैनल्स पे क्या चलता है कि पीएफआई पाई गई है लिप्त आतंकवादी इसमें एक्टिविटीज में। ये प्रोपेगेंडा जो चलता है
ये पूरे पूरे समाज में एक तरह की नफरत घोलता है। और मैं कल आपको सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई उसकी तरफ ध्यान देना चाहूंगा, जहां पर जस्टिस के.एम. जोसेफ ने और ऋषिकेश रॉय साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेट स्पीच फैलाने के लिए सख्त कदम उठाना चाहिए। ठीक। टीवी चैनल्स का नाम लेकर कहा ठीक है कि सर। टीवी पे जो डिबेट्स चलती हैं उसमें हेट स्पीच और हेट स्पीच को बढ़ाने वाले जो पैनलिस्ट हैं सर, उनके बारे में भी कहा था पूरा पढ़ लीजिएगा उस ऑर्डर को। पैनलिस्ट के बारे में भी कहा गया था पूरा पढ़ लीजिएगा। सर हमारा प्रोपेगेंडा तो आपको दिखता है, लेकिन जो दूसरा प्रोपेगेंडा इस देश में चल रहा है ना, 4 बार पढ़ चुका मैं आपको बीच में टोकूंगी तो फिर सर आप नाराज हो जाएंगे कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूं, लेकिन जो दूसरा प्रोपेगेंडा इस देश में चल रहा है, एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज हैं उनको संरक्षण देने का, उस पर आप नहीं बोलेंगे सर, उस पर आप जवाब नहीं देंगे। खैर रिजवान अहमद जी, बस एक ही बात अतीक भाई की बात से आगे एक बात बढ़ाना चाहूंगा, इस शर्त पर कि अतीक भाई रूठ के ना चले जाएं, वो रूठते बहुत हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया का एक प्रोपोगेंडा है, पीएफआई के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा है, जब तक सबूत सामने ना हो, जब तक कन्विक्शन ना हो, हमें नहीं बोलना चाहिए। मान लिया, पर अभी इसी डिबेट में रूठने से पहले अतीकुर रहमान बोल के गए कि एनआईए और आरएसएस एंटी मुस्लिम हैं। तो अतीकुर रहमान साहब, ये जो आप कर रहे थे ये प्रोपोगेंडा था या आपके पास इसके कोई एविडेंसेस थे? इस सिर्फ पूछ रहा हूं, चाहे जवाब दें चाहे ना दें। जल्दी से जवाब दीजिए, फिर एहसन श्रीवास्तव जी के पास जा रही हूं, क्योंकि आप जो पहले सवाल के जवाब में बोलकर गए थे अतीकुर रहमान जी, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। आप केंद्रीय जांच एजेंसी पर इस तरीके से अगर आरोप लगा देंगे, उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर देंगे, तो फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा। या आपके पास कोई सबूत हैं? बोलिए अतीकुर रहमान जी। जितनी भी मोदी सरकार ने आज तक के एक्टिविटीज की है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में, वो आरएसएस के दबाव में की जा रही हैं। आरएसएस का चोला जो है, जब तक आपने फोन सुना था मोदी जी को दबाव देने के लिए? मोहन भागवत का फोन आया था, आपने सुना था? माइनॉरिटीज एक्टिविटी आपने सुना था? आरएसएस का दबाव आपने देखा था? आपने मोहन भागवत को दबाव बनाते हुए देखा था? आप बड़े अभी सबूतों की बात कर रहे थे। आपके पास इस बात का सबूत है कि आरएसएस दबाव बनाती है? बहस होगी। अरे आप बात ही बिल्कुल जाहिलों वाली करते हैं, आप बात ही बिल्कुल अनपढ़ों वाली करते हैं, बेवकूफी वाली करते हैं। रिजवान अहमद जी, सर एक सेकंड सर, ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल ना करें जिससे दूसरे पैनलिस्ट के सम्मान को ठेस पहुंचे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम ना करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं आऊंगी अतीकुर रहमान, मैं आऊंगी अतीकुर रहमान जी और रिजवान अहमद जी आपके पास। एहसन श्रीवास्तव जी आप बीच में आ जाइए। आप इन तमाम जो सवाल उठ रहे हैं जांच एजेंसियों को लेकर या खासकर एनआईए को लेकर, उसका सर जवाब दीजिए जरा। अतीकुर रहमान जी बड़े गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, एक स्टेटमेंट दिया गया आ रही हूं कामले साहब, रुकिए जरा। उन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करता है। अगर ऐसी बात होती तो देश में कितने जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुए थे, ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, आखिरकार उसके पीछे था तो उस समय इंडियन मुजाहिदीन काफ़ी 2012 तक या 2013 तक कई सारे ऐसे टेररिस्ट अटैक्स हुए थे जिसमें इंडियन मुजाहिदीन का रोल पाया गया था और उनके खिलाफ कईयों को सजाएं मिली हैं और कईयों के खिलाफ अभी कोर्ट्स में कार्रवाई चल रही है। दूसरी बात ये जो एसडीपीआई के बारे में कही जा रही है, एसडीपीआई एक फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पीएफआई का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एसडीपीआई और पीएफआई में उस हिसाब से कोई फर्क नहीं है। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि उस समय जब दिल्ली दंगे हुए थे फरवरी 2020 का, जिसका इन्वेस्टिगेशन किया गया था जी, उसमें पीएफआई जहां जहां दंगे हुए थे वहां पे पीएफआई के फुटप्रिंट्स थे, वहां पे उनके लोग पाए गए और ये इतने चालाक होते हैं
कि जैसे दंगे शुरू हुए वो वहां से निकल जाएं, ताकि उनकी किसी प्रकार से पुलिस के पास उनको उनके शमूलियत की कोई प्रूफ ना मिले। ठीक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएफआई बेसिकली पहले साउथ इंडिया में ज़्यादा एक्टिव थी। जब सिमी के खिलाफ एक्शन हुआ, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने सिमी के खिलाफ एक्शन किया, उसको चकनाचूर किया, तो पीएफआई ने अपनी फुटप्रिंट नॉर्थ इंडिया में भी बढ़ाने की कोशिश की। जब भी ऐसे मौके मिले उन्होंने दंगे कराने के लिए, और इस प्रकार से ऑपरेट भी करते हैं। इनके जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो उनके एक छोटे कार्यकर्ता भी होते हैं। ठीक, एक ऐसे ही किसी इन्वेस्टिगेशन में जब उनके पीएफआई के ऑफिस में जब गए तो एक छोटा कार्यकर्ता जो कि वहां सफाई कर रहा था वो पाया गया, जो कि वहां के प्रेसिडेंट के नाम से था। ये बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल नहीं करते, ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते ताकि इनकी फुटप्रिंट कहीं मिले। तो इस प्रकार से जाहिर है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट पूरा साबित करने के लिए ये रेड्स हुई हैं, और एनआईए को पूरा समय मिलना चाहिए ताकि वो ट्रुथ पे वो आए। बहुत माइन्यूट आपने बात बताई है एसएन श्रीवास्तव जी, बहुत माइन्यूट बात बताइए कि ये एनआईए की जो छापेमारी थी, ये जो रेड थी, ये जरूरी क्यों थी। मैं आऊंगी रिजवान अहमद जी आपके पास, लेकिन इस पर जरा कामले जी का एक छोटा सा मैं रिएक्शन ले लूं। कामले साहब पहले तो क्लियर कर दीजिए, एसडीपीआई, अरे सुन तो लीजिए साहब, पहले सवाल तो सुन लीजिए, क्लियर कर दीजिए एसडीपीआई और पीएफआई में कनेक्शन है या नहीं है। दूसरा ये कि एनआईए ने रेड ही तो डाली है, छापेमारी तो की है। जब सब कुछ ठीक है, आप सामाजिक संगठन हैं और समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो सब कुछ सामने आ जाएगा। डर किस बात का है? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से हम सहमत है। प्राची जी मेरा थोड़ा सुन लीजिए, सवाल आपका सुन लिया हमने। थोड़ी सुनने की भी आदत रखी है। बोलिए तो सर। देखिए ये जो अभी मान्यवर ने कहा कि ये ऐसा होता है, फिर इनके कार्यकर्ता होते हैं, स्लीपर सेल होता है, ये होता है, वो होता है, तो ये इनको ट्रेन किया गया है अच्छी खासी कहानियां बनाने के लिए। ये बहुत अच्छा है, देख रहे हैं आप में नफरत फैलाने। अरे मैं आपको टोकूंगी कामले जी, फिर आप कहेंगे मैंने आपको बीच में टोक दिया। आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आप जानते हैं वो कौन है? पूर्व सीपी है दिल्ली पुलिस के। सर, कितनी मेहनत करनी पड़ती है दिल्ली पुलिस में भर्ती होने के लिए और इस रैंक पर जाने के लिए, आप जानते नहीं है क्या? आप कैसे आरोप लगा देंगे उन पर? फिर आप कहेंगे कि मैं आपको बीच में टोकू ना। आप सर मेरे मूल प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, आप सिर्फ मुद्दे को भटकाते रहेंगे। सर मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। एसडीपीआई और पीएफआई का कनेक्शन, और अगर कार्रवाई कहीं पर हो रही है एंटी नेशनल एक्टिविटीज पर, तो पेट में दर्द क्यों होता है? इस बात का जवाब नहीं है आपके पास। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।